नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इजराइल हमास जंग पर गाजा पट्टी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ऑपरेशन, बंधकों की तलाश में इजराइल की सेना हमास के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि वो अपनी फोर्सेस के साथ गाजा पट्टी में एंटर हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। इजराइल की सेना ने यह दावा किया है हमास के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है इजराइल, और अभी बंधकों की तलाश में इजराइल की सेना है। जिन लोगों को बंधक बनाया गया था हमास की तरफ से, पहले उन्हें तलाशा जा रहा है और बड़े ऑपरेशन की तैयारी में भी है इजराइल की सेना ने यह दावा किया है। तो गाजा पट्टी में इजरायली सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन, गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है फोर्सेस और किसी भी वक्त बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इजराइल की सेना की तरफ से यह दावा किया गया है, इजराइल की सेना की तरफ से, कि गाजा पट्टी में वो दाखिल हो चुके हैं और पहले जिन लोगों को बंधक बनाया गया था उनकी तलाश सेना की तरफ से की जा रही है और उसके बाद किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो जंग और इजराइल की सेना के गाजा में घुसने की खबर के बीच ये बड़ा अपडेट है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी किया है। इस हमले को इजराइल नहीं भूलेगा, नेतन्याहू की तरफ से कहना है, दुनिया को भी नहीं भूलने देंगे। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है बेंजामिन नेतन्याहू का जब इजराइल की सेना गाजा में घुसकर ऑपरेशन कर रही है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपने ऊपर आई आपदा को नहीं भूलेगा और दुनिया को भी नहीं भूलने देगा। हम हमास को खत्म कर देंगे और इसमें समय लगेगा, लेकिन हम जीतेंगे। हम अभी भी शुरुआत में हैं और हम युद्ध जारी रखेंगे, हमास को खत्म करेंगे। לעולם לא נשכח את מעשי הזוועה של אויבינו, ולעולם לא נסלח, ולא ניתן לעולם או למישהו להשכיח את הזוועות האלה שלא נעשו לעם היהודי בעשרות השנים האחרונות. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. אבל אני אומר לכם, זאת רק ההתחלה. זה ייקח זמן, אבל נסיים את המלחמה הזאת חזקים יותר מאי פעם. तो इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान ये आपने सुना और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दे। इजराइल के अश्कलोन में फिर से रॉकेट अटैक देखने को मिला है। आपको बता दें कि सायरन के बाद धमाके की आवाज की गई। गाजा बॉर्डर के नजदीक है अश्कलोन शहर और अश्कलोन में लगातार सायरन बज रहा है। तेल अवीव के बाद इजराइल के छठे सबसे बड़े शहर अश्कलोन में भी खतरे का सायरन बज रहा है। नागरिकों में दहशत का माहौल है और पूरे शहर में रात भर अफरा तफरी मची रही। लोग इधर से उधर भागते नजर आए, इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। तो एक तरफ तो गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है इजरायली सेना, लेकिन दूसरी तरफ लगातार हमास की तरफ से जो एक्शन है, जो हमला है, वो जारी है। आपको बता दें कि गाजा बॉर्डर के नजदीक अश्कलोन शहर मौजूद है, जहां पर रात भर जो है सायरन बजता रहा और उस वक्त किस तरीके से अफरा तफरी मची रही, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सायरन बजते ही लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इसमें शामिल हैं और खतरे का सायरन जिस तरीके से बजा, उसके बाद लगातार अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और इजराइल हमास जंग के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिलिस्तीनियों की बसों पर हमले का दावा किया जा रहा है। इजराइल के हमले में 70 लोगों की मौत। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है और इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीनियों की बसों पर हमला किया गया है, जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि फिलिस्तीनियों से भरी बसें जिन पर हमला किया गया और 70 लोगों की मौत हो गई। इजराइल हमास जंग पर अमेरिकी मीडिया का दावा है। अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि इजराइल से अपील का दावा किया गया है। जमीनी अभियान देर से शुरू करने की अपील का दावा है। फिलिस्तीनियों की सुरक्षा को लेकर अपील का दावा किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल हमास जंग पर अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिका ने इजराइल से अपील का दावा किया है। जमीनी अभियान को देर से शुरू करने की अपील का दावा किया गया है। फिलिस्तीनियों की सुरक्षा को लेकर यह अपील की गई है ताकि लोगों को बचने का समय मिल सके और इसीलिए ये अपील का दावा किया गया है कि जो
जमीनी अभियान है उसे देर से शुरू किया जाए ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें बचने का समय, सुरक्षित जगहों पर जाने का पर्याप्त समय मिल सके। और जंग के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन अजय के तहत तेल अवीव से 235 भारतीय नागरिकों का दूसरा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। इजराइल से भारतीयों की वापसी लगातार जारी है और कुछ देर में भारत पहुंचेगा भारतीयों का जत्था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह जानकारी दी है। कल भी हमने आपको अपडेट दिया था, तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से 212 भारतीय जो है उन्हें वतन वापसी करवाई गई है। आज भी जो है 235 भारतीयों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है और कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचेगा। इजराइल से लगातार भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी है और ये जानकारी साझा की गई है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से। तो इजराइल में जो भारतीय लोग फंसे हैं, जो वतन वापसी करना चाहते हैं, भारत वापस आना चाहते हैं, उन्हें लाने का सिलसिला लगातार जारी है। कल 212 लोगों को लाया गया था पहले विमान से, इसकी शुरुआत की गई थी ऑपरेशन अजय की। आज 235 लोगों को लेकर भारत वापस लौटेगा ये विमान। तो इजराइल से कल 212 भारतीयों को वापस दिल्ली लाया गया था, जबकि आज 235 लोगों को दिल्ली लाया जा रहा है। हमास और इजराइल की जंग के बीच ये सभी फंसे हुए थे और 235 लोगों का ये जत्था दूसरा जत्था है, क्योंकि कल 212 लोगों को लाया गया था, आज 235 लोगों को लाया जाएगा। और कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं। विशेष विमान के जरिए इन लोगों को इजराइल से भारत लाया जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री मौके पर मौजूद रहे, एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, लोगों को रिसीव किया गया। और इजराइल में जो लोग फंसे हुए हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं, जो वापस वतन वापसी करना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, उन्हें लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। तो इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 8वां दिन है। गाजा से हमास का वजूद मिटाने के लिए इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जल, जमीन, आसमान से हमास पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। इजराइल ने अपने टैंक, अपनी आर्टिलरी को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इजराइल की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया है। इजराइल ने हमास को घेरने का कैसा मजबूत चक्रव्यूह तैयार किया है, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती हो गई है। इजराइल की तोपें गरजने लगी हैं। तीन लाख रिजर्व सैनिक एकदम तैयार हैं। गाजा सिटी को खाली करने के 24 घंटे के अल्टीमेटम का काउंटडाउन चल रहा है। अल्टीमेटम का आधा से ज्यादा वक्त बीत चुका है, जिससे पूरी गाजा पट्टी में भयानक पैनिक है। अफरा तफरी है, बदहवासी है। गाजा पट्टी पर आने वाला वक्त बहुत भारी है। और टैंक्स मूव होना शुरू हो गए हैं गाजा की तरफ। मेरे ठीक पीछे देखिए आप, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहां पर देखने मिल रही है। साफ संकेत है कि हमास पर अटैक और भी ज्यादा तेज होने जा रहा है। सॉलिड पिक्चर्स हैं, ये ऐसी मजबूत तस्वीरें हैं जो साफ साफ दर्शा रही हैं कि ये युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना का भारी जमाव है। आधिकारिक तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, लेकिन तोपों से गोले दागने शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल हमास जंग में अब निर्णायक घड़ी आ गई है। ये देखिए, ये पूरी कतार है सामने से, और एबीपी न्यूज साथ साथ चलते हुए आपको दिखा रहा है कि कितना बड़ा ये काफिला है टैंकों का। ये किस तरह की तैयारी है, कितने निर्णायक प्रहार की तैयारी है, एक के बाद दूसरे टैंक आगे बढ़ते हुए। और ये जो अटैक है, ये एक और से नहीं है, ये कई और से हो रहा है। एश्केलोन शहर जो है, जो कोस्टल शहर है, वहां से है। ये शेद्रोत है जहां पर मैं खड़ा हूं, शेद्रोत से है। ये एस्टोट से है। अलग अलग इलाकों से ये टैंक आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
फाइनल अटैक से पहले इजराइल ने गाजा पट्टी की बहुत तगड़ी घेरेबंदी कर दी है। 7 दिनों से लगातार इजरायली फाइटर जेट बमबारी करके गाजा पट्टी के एक बड़े हिस्से को तहस नहस तो कर ही चुके हैं, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल ने गाजा पट्टी के इर्द गिर्द एक भीषण चक्रव्यूह बना लिया है। इजराइल ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से गाजा पट्टी की घेराबंदी कैसे कर ली, इसे जरा आप समझिए। दरअसल गाजा से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। वो कौन कौन से रास्ते हैं? इरेज क्रॉसिंग इजराइल की ओर से बंद है। इसके बाद कौन सा रास्ता और है वो मैं आपको बता दूं। दूसरा, साउथ गाजा की तरफ केरेम शालोम क्रॉसिंग है, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी बंद। अब जो तीसरा रास्ता है मिस्र की ओर जाने वाला रफह क्रॉसिंग, ये देखिए यहां पर, ये भी बंद है। दरअसल इजराइल ने गाजा के बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती भी कर दी है, यानी जो सीमा के तमाम सीमा से लगते हुए इलाके हैं वहां पर टैंकों की तैनाती है। गाजा पर एयर स्ट्राइक लगातार हो रही है, लगातार वहां पर हमले किए जा रहे हैं। समंदर के इलाके से भी गाजा की घेरेबंदी कर दी गई है। वो कैसे, जरा आप समझिए। देखिए अमेरिकी युद्धपोत, जी हां, भूमध्य सागर पर अमेरिकी युद्धपोत खड़ा है और गाजा के सामने भूमध्य सागर से पहले से ही इजरायली नौसेना का वहां पर कंट्रोल है। ये जो देख रहे हैं आप यहां पर, इजरायली नौसेना की यहां पर पहले से तैनाती है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की जबरदस्त तैयारी है, यानी अब इजराइल के क्रोध से हमास का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गाजा बॉर्डर के पास में आर्टिलरी गन्स की बैरल्स तान दी गई हैं। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, एक के बाद एक आर्टिलरी गन्स किसी भी मोमेंट फायर करना शुरू कर सकती है। आर्टिलरी गन्स की फायरिंग मेरे पीछे ठीक शुरू हो गई है और ये सीधे सीधे गोले बरसाए जा रहे हैं गाजा पट्टी पर। और ये देखिए एक और फायरिंग लगातार की जा रही है। आर्टिलरी गन्स गोले दाग रही हैं और सीक्वेंस में 1 बाय 1 ये सारी की सारी आर्टिलरी गन्स के मुंह खोल दिए गए हैं। इजराइल अब गाजा पट्टी में घुसकर हमला करने वाला है और इसके लिए दिया गया है 24 घंटे का अल्टीमेटम। गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए इजराइल ने सबसे ताजा फरमान जारी किया है। उसमें बहुत साफ साफ शब्दों में यह बात कह दी गई। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा के आम नागरिकों से कहा है अपनी सेफ्टी के लिए गाजा सिटी से अपने घरों को खाली करके दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाएं। हमास के आतंकी गाजा सिटी में घरों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हुए हैं। हमास आतंकी आम नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल के बॉर्डर की ओर लगी तार बाड़ की तरफ आने की कोशिश ना करें। आप गाजा सिटी तभी लौट पाएंगे जब इसकी अनुमति देने वाली कोई दूसरी घोषणा की जाएगी। इजराइल के इस 24 घंटे के अल्टीमेटम के खत्म होने का ज्यों-ज्यों वक्त नजदीक आ रहा है, गाजा पट्टी में बदहवासी का आलम। इस आपाधापी के बीच फिलिस्तीनी अपनी जान बचाने के लिए उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। जिस इलाके को इजराइल ने खाली करने को कहा है वो नॉर्थ गाजा का इलाका है, जहां आबादी करीब 11 लाख से ज्यादा है। पूरी गाजा पट्टी में कहां कितनी आबादी है वो मैं अब आपको समझाता हूं। आप गौर से देखिएगा दरअसल कहां कहां पर कितने लोग बसे हुए हैं। गाजा पट्टी 5 हिस्सों में यह बटी हुई है, 5 अलग अलग हिस्सों में आप इसे समझिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे ऊपर नॉर्थ गाजा, जहां करीब 4,40,000 की आबादी है। उसके बाद गाजा सिटी 7.5 लाख की आबादी यहां पर रहती है, बहुत ही यह घना इलाका है। इसके अलावा गाजा पट्टी के मध्य में आप जो देख रहे हैं देर अल बला, यह इलाका 3,20,000 की यहां पर आबादी है। और अब गाजा पट्टी का वो दक्षिणी हिस्सा जहां जाने के लिए लोगों से कहा जा रहा है, उनमें से एक है खान यूनिस। ये देखिए 4,30,000 की यहां पर आबादी है। वहीं गाजा पट्टी के रफह इलाके की आबादी करीब 2,75,000 है। ये जो आप देख रहे हैं रफह, 2,75,000 की आबादी है। यानी एक छोटे से इलाके में लगभग 23 लाख की आबादी बहुत बड़े संकट में है। फिलहाल इजराइल के टारगेट पर है गाजा सिटी, जो कि बेहद घनी आबादी वाला इलाका है और यहीं हमास के आतंकी सुरंगों में छिपकर इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि हमास की आखिरी घड़ी आ गई है। जब कूच किया जाएगा, इन्वेजन किया जाएगा गाजा का, तब ये टैंक्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जाएंगे या उन पर अटैक होंगे तब। दूसरी लाइन आपको दिखाई देगी जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स है, आर्मर्ड व्हीकल्स, इसमें सैनिक और तेजी से आगे जा पाएंगे। और यह साफ दर्शा रहा है कि हमास के लिए अब एक बड़ी चुनौती इजराइल के बॉर्डर से गाजा की तरफ जारी है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। इजराइल पर हुए अटैक को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं और ऐसे कुछ दावों ने चीन और नॉर्थ कोरिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चाइनीज विसल ब्लोअर जेनिफर जेंग ने हमास की चीन कनेक्शन को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। वहीं एक अमेरिकी मीडिया हाउस ने यह दावा किया है कि हमास को हथियार की सप्लाई नॉर्थ कोरिया से हुई थी। इन खुलासों और दावों के बाद सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे चीन और नॉर्थ कोरिया है। घुसपैठ हुई पैराग्लाइडर से। आखिर हमास के आतंकियों को पैराग्लाइडर्स किसने मुहैया कराए? इजराइल पर अटैक हुआ रॉकेट से। एक आतंकी संगठन के पास रॉकेट का जखीरा कहां से आया? बेगुनाह लोगों की हत्या हुई सोफिस्टिकेटेड हथियारों से। मासूमों का खून बहाने वाले हथियार हमास को कहां से मिले? सात अक्टूबर को इजराइल पर जिस अंदाज में अटैक हुआ, दुनिया हैरत में है। पैराग्लाइडर्स की मदद से घुसपैठ का आइडिया आखिर हमास को कहां से मिला? आखिर हमास को पैराग्लाइडर्स की सप्लाई कहां से हुई? हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग कहां से मिली? हमास को आधुनिक हथियार कहां से मिले? क्या इजराइल में जो हुआ उसके पीछे दुनिया के दो विलन हैं? क्या गाजा में हो रहे खून खराबे का चीन और नॉर्थ कोरिया से कोई कनेक्शन है? अमेरिका से चीन तक सोशल मीडिया पर यह सवाल वायरल है। इन सवालों के जवाब हम एक एक कर तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। चीन की व्हिसल ब्लोअर जेनिफर जेंग का ये ट्वीट इजराइल पर हुए अटैक के चीनी कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। जेनिफर के ट्वीट का इशारा काफी है। जेनिफर ने चर्चा के बहाने ये बताया, हमास के आतंकी जिस पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीन के हुनान में ही बने हो सकते हैं। जेनिफर चेंग का दावा अगर सही है तो सवाल यह है कि आखिर चीन में बने पैराग्लाइडर्स हमास तक कैसे पहुंचे? हमास की मदद के आरोप में घिरे चीन को लेकर के जेनिफर जेंग का दूसरा खुलासा और भी ज्यादा विस्फोटक है। अपने इस ट्वीट में जेनिफर जेंग बता रही हैं, हमास ने जो रॉकेट इजराइल पर दागे थे उनके शेल पर मेड इन चाइना दर्ज है। यानी जेनिफर जेंग इस ओर इशारा कर रही हैं कि चीन में बने रॉकेट से हमास ने इजराइल को निशाना बनाया। जेनिफर जेंग के खुलासों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, सीधे सीधे कहा कि चीन हमास के सीधे संपर्क में था। Turns out, the mysterious force behind Hamas is none other than the CCP, or more specifically, Xi Jinping's office. As a matter of fact, Xi Jinping's office is in direct contact with both Hamas and Iran's top authority, Khamenei's office. दरअसल इसी साल 14 जून को फिलिस्तीन का एक प्रतिनिधि मंडल चीन पहुंचा था। प्रतिनिधि मंडल में हमास का एक बड़ा आतंकी भी शामिल था। ये प्रतिनिधि मंडल शी जिनपिंग से मिला था। जिनपिंग ने मुलाकात में हमास को बिना शर्त समर्थन देने का वादा किया था। जेनिफर जेंग का दावा है कि इजराइल पर सबसे बड़े आतंकी हमले से पहले हमास के एक आतंकी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऑफिस से कांटेक्ट किया था। जेनिफर का दावा है कि चीन ने हमास के कांटेक्ट पर्सन को SFRN का कोड दिया और ये जो कांटेक्ट पर्सन था ये हमास के पॉलिटिकल विंग का आदमी था। Mysterious commander of Hamas, Mohammed Deif, was also groomed by the CCP. जेनिफर के दावों के मुताबिक इजराइल पर अटैक के मास्टरमाइंड हमास आतंकी मोहम्मद दाइफ की ट्रेनिंग भी चीन में हुई। यानी जेनिफर के दावों के मुताबिक चीन ने हमास को पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और इजराइल पर हमले के लिए उकसाया। ये शक इसलिए भी गहरा हो रहा है क्योंकि इजराइल पर अटैक के बाद
चीन ने जो रिएक्शन दिया वो हैरान करने वाला था। इजराइल पर अटैक के बाद चीन ने अपने रिएक्शन में 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए स्वतंत्र फिलिस्तीन देश बनाने पर जोर दिया। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। चीन ने हालात पर गहरी चिंता जताई, लेकिन हमास का जिक्र नहीं किया। चीन के इस रिएक्शन से भड़के इजराइल ने कड़ी आपत्ति जताई। इजराइल ने कहा वो चीन से ज्यादा कड़े रिएक्शन की उम्मीद करता था। अब सवाल यह है कि आखिर इस जघन्य अटैक पर चीन के नरम रुख की वजह क्या है? जिस वक्त पूरी दुनिया हमास की निंदा कर रही है, आखिर चीन उस वक्त में हमास पर नरमी क्यों दिखा रहा है? इसकी वजह मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है। चीन पश्चिमी एशिया में अमेरिका की पकड़ को कमजोर करना चाहता है। इसके लिए चीन ने पहले सऊदी अरब और ईरान में समझौता करवाया। अब फिलिस्तीन के बहाने चीन अरब देशों से अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। चीन इजराइल के बहाने अमेरिका को पश्चिमी एशिया में घेरना चाहता है। चीन इस प्लान में अकेले नहीं, चीन के साथ उसका दोस्त नॉर्थ कोरिया भी है। इजराइल पर अटैक के बाद एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट के खुलासे में कहा गया, हमास ने इजराइल पर अटैक में उत्तर कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में हमास के आतंकियों के पास उत्तर कोरिया में बने F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर होने की बात कही गई। पहले भी अंदेशा जताया गया था कि उत्तर कोरिया ने हमास को हथियार मुहैया कराए हैं। हालांकि कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हथियार सीधे नॉर्थ कोरिया से हमास को दिए गए, लेकिन इन खुलासों से नॉर्थ कोरिया भड़क गया है। नॉर्थ कोरिया ने उल्टे अमेरिका पर ही आरोप लगाया। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अमेरिका इस संकट में तीसरे देश को घसीटने का प्रयास कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। नॉर्थ कोरिया और चीन दोनों मुल्कों का अमेरिका से बैर है। दोनों देश अलग अलग मंचों और मोर्चों पर अमेरिका का विरोध करते हैं। इसीलिए ये आरोप हवा में तैर रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में खून खराबे के पीछे जिनपिंग और किम जोंग हैं? और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो इजराइल लगातार गाजा पट्टी में बारूदों की बौछार कर रहा है। इजराइल की आर्मी गाजा पट्टी में दाखिल होकर ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर हमास अब भी इजरायली शहर पर रॉकेट दाग रहा है। दोनों तरफ से आक्रामकता साफ साफ दिख रही है और इस बीच ईरान युद्ध को नई दिशा देने की फिराक में है। अरब देशों की लामबंदी कर रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड होने वाला है? भूमध्य सागर के तट पर बसा ये खूबसूरत सा शहर बारूद की आग में झुलस रहा है। इजरायली मार्का विध्वंसक बमों से साक्षात्कार करने के बाद लहूलुहान होकर तड़प रहा है। खासकर शहर का उत्तरी हिस्सा शत विक्षत सा हो चुका है। इमारतें तहस नहस पड़ी हुई हैं, लाशें बिछी हुई हैं। घनघोर वीरानगी के बीच प्रचंड आसमानी प्रहार से कांपता ये शहर गाजा पट्टी है, जहां इससे भी कहीं ज्यादा विनाश की घंटी बज रही है, जो इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड के युद्ध का नया सेंटर बनने के लिए तैयार है। आर्टिलरी गन्स की फायरिंग मेरे पीछे ठीक शुरू हो गई है। गाजा ओके, एक और आर्टिलरी गन फायर की गई। ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे मैं बता रहा था। एक और आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहाँ पर देखने मिल रही है। यहाँ के आसमान पर बारूद ने कब्जा कर लिया है। वो बता रहा है कि ये लड़ाई कितनी ज्यादा घातक होती जा रही है। आतंकी हमले के बाद इजराइल के एंटी टेरर ऑपरेशन के महायुद्ध में बदलने के खतरे की खबर के बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि इजराइल हमास का युद्ध इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड में क्यों तब्दील होने वाला है। अगर 50 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हुई तो कौन किसके साथ खड़ा होने वाला है। इस युद्ध के विस्तार होने पर तीसरा फैक्टर इजराइल पर कितना भारी पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे
मगर उससे पहले जान लीजिए कि हर बीतते वक्त के साथ स्थिति भयावह होती जा रही है। इजरायली फौज की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। अल अक्सा मस्जिद की ओर बढ़ने वाले फिलिस्तीनियों पर इजराइल की सेना ने गोलियां दागी हैं। गाजा पट्टी में सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इजरायली फौज रेडी है। टैंक के साथ जवान सरहद लांघने के लिए तैयार हैं। एबीपी न्यूज पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो आपको ऑन ग्राउंड गाजा बॉर्डर के नजदीक की तस्वीरें दिखा रहा है और टैंक्स मूव होना शुरू हो गए हैं गाजा की तरफ। मेरे ठीक पीछे देखिए आप, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहाँ पर देखने मिल रही है। सॉलिड पिक्चर्स हैं, ये ऐसी मजबूत तस्वीरें हैं जो साफ साफ दर्शा रही हैं कि ये युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स, आर्टिलरी गन्स मूव कर रही हैं गाजा की तरफ और अब सीधे सीधे गाजा की तरफ कूच की तैयारी की जा रही है। इजराइल की विनाशक तैयारी के बावजूद हमास की आक्रामकता में भी रत्ती भर कमी नहीं आई है। वो अग्नि बाणों की बौछार कर रहा है। भरी दोपहरी में अश्कलोन शहर पर एक साथ करीब 150 बारूदी बाण गिरे हैं। हमास के खूनी अल कासिम ब्रिगेड ने फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले का इसे प्रतिशोध बताया है। हमास के दहशतगर्द अश्कलोन को ही नहीं, स्डेरोट पर भी बारूद की बौछार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर स्डेरोट में जहां खड़े थे, वहीं पर हमास ने रॉकेट दागकर अपनी बारूदी उग्रता को विस्तार दिया है। इजराइल को नई चुनौती दी है। ये आंखों के सामने तस्वीर है, देखिए यहाँ से मैं अब ये दिखा रहा हूँ और आपको ये एग्जैक्टली ये देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ और ये जो धुएं का गुबार दिख रहा है ये सामने, ये ठीक मेरे सामने, ये शेद्रोत और गाजा के बीच का इलाका है और ये गाजा पर यहाँ पर अभी अभी अटैक हुआ है। यहाँ पर जो ठिकाना है हमास के आतंकियों को, उनको जद में लिया गया और ज़बरदस्त अटैक हुआ है और ये टारगेटेड अटैक है। विनाशक प्रहार और विध्वंसक पलटवार के बीच वैश्विक लामबंदी भी शुरू हो चुकी है। फिलिस्तीन के बहाने हमास के साथ कई देश एक साथ खड़े होते दिख रहे हैं। खासकर ईरान ने इजराइल के खिलाफ इसे धर्म युद्ध बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ईरान किस तरह से इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड को लामबंद करने में जुटा है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, कौन सा देश किसके साथ दिख रहा है। सबसे पहले जानिए कि जिस इजराइल में पहले दहशतगर्दों ने कोहराम मचाया, जहां हमास के आतंकियों ने क्रूरता की सारी लकीरें मिटा दी, उस इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, स्पेन, यूक्रेन, बेल्जियम, ग्रीस और यूरोपीय संघ ने आतंक के विरुद्ध इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका ने तो बाकायदा इजराइल के लिए हथियारों का जखीरा भेज दिया है। समंदर में अमेरिका का सबसे बड़ा और विध्वंसक योद्धा शत्रु संहारक हथियार लेकर खड़ा हो चुका है। अमेरिका विमान वाहक पोत जेराल्ड फोर्ड, एक क्रूजर और 4 विध्वंसक जहाजों को भूमध्य सागर में तैनात कर चुका है। ब्रिटेन ने भी इजराइल के लिए जमीन से आसमान तक किलेबंदी में मदद का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन भूमध्य सागर में एक वारशिप, साथ में जासूसी टोही विमान, मर्लिन हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो भेज रहा है। ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि हमास का खात्मा ही उसका मुख्य लक्ष्य है और वो इजराइल की हर संभव मदद करेगा। इस मिलिट्री पैकेज में एक P-8 एयरक्राफ्ट सर्विलांस एसेट्स, 2 रॉयल नेवी शिप, RFL लाइम बे, 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर और 100 रॉयल मरीन कमांडो की एक कंपनी शामिल है। ये सभी भूमध्य सागर में स्टैंड बाय मोड पर रहेंगे, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन में इजराइल बनाम अरब वर्ल्ड की लड़ाई की आशंका आकार ले रही है। भूमध्य सागर में अपना योद्धा उतारते हुए ब्रिटेन ने यह भी कहा कि उसका मकसद मिडिल ईस्ट में अचानक युद्ध के विस्तार को रोकना है।
ब्रिटेन ने ये बात तब कही है जबकि इजराइल के खिलाफ एक्शन में हमास के साथ ईरान भी आक्रामक है। ईरान अब अरब देशों को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करने में जुटा है। ईरान ने अपने दूत को लेबनान भेजा है। हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के नेताओं के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बेरूत में मुलाकात की है। मकसद हमास के साथ इजराइल के सबसे बड़े और ताकतवर दुश्मन को खड़ा करना है। ईरान ने नया वॉर फ्रंट खुलने की धमकी भी दी है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि अगर गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रहती है तो युद्ध अन्य मोर्चों पर शुरू हो सकता है। ये वही ईरान है जिसके सर्वोच्च नेता ने खुलकर इजराइल पर हमास के हमले का समर्थन किया था। हालांकि इजराइल के खिलाफ ईरान अब इससे कदम आगे बढ़ा चुका है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ फोन पर बात कर चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की थी। ईरान अब हिजबुल्लाह के बहाने उस तीसरे फैक्टर को साधने में जुटा है जो इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। हालांकि इजराइल की खिलाफत की नींव पर खड़ा होने वाला शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पहले ही हमास का समर्थन कर चुका है। यहां तक कि उत्तरी लेबनान से वो इजराइल पर हमला भी कर रहा है। हिजबुल्लाह ऐलान कर चुका है कि उसके लड़ाके सरहद पर तैयार बैठे हैं। हिजबुल्लाह वही आतंकी संगठन है जो कई दफा इजराइल से टकरा चुका है। लेबनान से इजराइल को वापस भेज चुका है, जो हमास के हमले के साथ फिर इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि इजराइल भी प्रचंड पलटवार कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बौछार की है। सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं और गाजा में हमास के अड्डों को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। इस वक्त 3 अरब देशों में इजरायली मार्का बारूद बरस रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा तबाही गाजा में मची हुई है, जहां सब कुछ तबाह हो चुका है। आम लोग मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक करीब 1600 नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के हमले में हमास के करीब 2500 से भी ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि अरब देश फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार के नाम पर इजराइल के खिलाफ आक्रामक हैं। बगदाद की सड़क पर उतरा ये हुजूम इजराइल के खिलाफ इराक के लोगों के आक्रोश की तस्वीर है। हाथ में पताका लिए हजारों लोग बगदाद की सड़क पर उतरे थे। उन्होंने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मानवता के नाम पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में धर्म युद्ध को नई आवाज दी। सिर्फ इराक ही नहीं, जॉर्डन में भी बड़ी तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग बेकाबू हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके अलावा कतर की राजधानी दोहा में भी फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन में भी लोगों ने इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज को आकार दिया। फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान खड़ा है, लेबनान है, यमन, सीरिया, सऊदी अरब, इराक और कतर जैसे देश खड़े हैं। जॉर्डन भी फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है। जिस तरह से इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान सरीखे देशों में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है, जिस तरह लोग आक्रामक है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट फिर से अपने इतिहास को दोहराने वाला है? क्या 1973 और 1967 में जो हुआ फिर से वही होने वाला है? इसके लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि 1967 में क्या हुआ था।
1967 में इजराइल ने मिस्र पर हमला किया। इस युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया की वायुसेनाओं को नष्ट कर दिया। युद्ध शुरू होने के छठे दिन ही इजराइल ने जीत हासिल कर ली। इस युद्ध के बाद ही गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हुआ। 6 साल बाद अरब देशों ने इजराइल पर चढ़ाई की। 1973 में इजराइल पर हुए हमले का नेतृत्व मिस्र और सीरिया की सेना ने किया था। मिडिल ईस्ट में छिड़े इस युद्ध में मिस्र के सैनिकों ने सिनाई प्रायद्वीप में घुसपैठ की। सीरियाई सैनिक गोलान हाइट्स में घुस गए, लेकिन इजराइल ने फिर से अरब देशों को परास्त कर दिया था। अब 50 साल बाद फिर से ईरान इजराइल के खिलाफ अरब देशों को इकट्ठा करने में जुटा है। हालांकि यूएई पहले ही हमास के खिलाफ बोल चुका है। सऊदी अरब भी शांति की बात कर रहा है और इन सब के बीच अमेरिका अपने करीबी अरब देशों को साधने में जुटा है। ऐसे में सीधे सीधे इजराइल वर्सेस अरब देशों की लड़ाई मुमकिन नहीं दिख रही, पर तीसरे फैक्टर के जरिए हालात वही बनाने की कोशिश चल रही है। और जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल हमास जंग बड़ी त्रासदी है, पुतिन का ये कहना है। इजराइल अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहा है, क्रूर तरीके से जवाब दे रहा है इजराइल, पुतिन का ये कहना है। और नागरिकों के बारे में सोचने की जरूरत है। त्रासदी यूएस की नाकाम नीति का नतीजा है। ये पुतिन की तरफ से बयान आया है इजराइल हमास युद्ध को लेकर। कहना है कि क्रूर तरीके से जवाब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है और इजराइल हमास जंग बड़ी त्रासदी है। इजराइल अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहा है और क्रूर तरीके से इजराइल की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। नागरिकों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। त्रासदी यूएस की नाकाम नीति का नतीजा है। तो हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है और जिस तरीके से कई लोगों की मौत इसमें हो गई है, इसे लेकर अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आया है। Беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну, что там говорить? Надо вещи называть своими именами. Говорится о том, что вот в отношении сектора Газы могут быть предприняты меры военного и невоенного характера